जो बाइडेन डोनाल्ड ट्रंप को शिकस्त देने के बाद अमेरिका के नए सदर बन गए हैं। अमेरिका की जमहूरियत क्या है और अमेरिका का सदर बनने के लिए किस सियासी जद्दोजहद से गुजरना पड़ता है, आइए जो बाइडेन की कहानी सुनाते हैं आपको। जो बाइडेन 20 नवंबर 1942 में रियासत पेंसिल्वेनिया में मेहनत मजदूरी करने वाले माँ बाप के यहाँ पैदा हुआ। 10 साल की उम्र में उसका खानदान पेंसिल्वेनिया से अमेरिका रियासत डेलावेयर मुंतकिल हो गया। जो बाइडेन के वालिद ने वहाँ कारों के सेल्समैन के तौर पर काम शुरू किया और 1965 में उसने यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर से पॉलिटिक्स और हिस्ट्री के मज़ामीन में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। 3 साल के बाद वकालत की डिग्री ली और वकालत की डिग्री लेने के बाद उसने 4 साल तक अपने शहर में अटॉर्नी के तौर पर काम किया। 1970 में उसने न्यू कासल काउंटी का इलेक्शन जीता। उसके 2 साल बाद 29 साल की उम्र में वो अमेरिकी सेनेट का इलेक्शन जीतने में कामयाब हुआ। अब आप देखें कि वो अमेरिका के किसी जागीरदार, सरदार, सरमायादार या वडेरे का बेटा नहीं। उसकी तरक्की के पीछे किसी ज़ात या बरादरी का कोई अमल दखल नहीं, बल्कि वो एक सेल्फ मेड इंसान है जिसने एक मिडिल क्लास गुमनाम अमेरिकी शहरी की तरह वकालत से अपना सफ़र शुरू किया और अपनी मेहनत से अमेरिकी सेनेट तक जा पहुंचा। यहाँ उसकी ज़िंदगी एक बहुत बड़े हादसे से दोचार हुई। अभी उसने अमेरिका के 5वें कम उम्र तरीन सेनेटर के तौर पर हल्फ उठाना था, लेकिन उसकी अहलिया नीला हंटर और 13 माह की बेटी एक कार हादसे में हलाक हो गए और उसके 2 कम उम्र बेटे अस्पताल के बिस्तर पर जख्मी हालत में पड़े थे। सेनेटर बनने के बाद जो बाइडेन डेलावेयर से अमेरिकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन डीसी मुंतकिल नहीं हुआ, बल्कि वो रोज़ाना अमेरिका का सेनेटर होते हुए भी ट्रेन से वाशिंगटन डीसी पहुंचता, ट्रेन से ही वापस अपने घर पहुंचता ताकि वो अपने दोनों बेटों को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दे सके। ये एक तस्वीर देखें जब वो अमेरिका का सेनेटर होते हुए भी विलमिंगटन के ट्रेन स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार करते हुए आम मुसाफिरों के साथ खड़ा है। 1977 में उसने एक स्कूल टीचर जिल जैकब से दूसरी शादी की। डॉक्टर जैकब को पढ़ाने से इतना इश्क है कि वो अपना तारीफ खुद को लाइफ लॉन्ग एजुकेटर कहकर कराती हैं। वो कहती हैं कि पढ़ाना मेरा काम नहीं, बल्कि यही मेरी ज़िंदगी है। जब जो बाइडेन बराक ओबामा के साथ अमेरिका का नायब सदर था, तो उस वक्त भी यह खातून अमेरिका के नायब सदर की बीवी होते हुए भी नौकरी कर रही थी और यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही थी। वो 2009 में अमेरिका का नायब सदर बना, लेकिन उसे ओहदे पर पाकिस्तान के सियासी ख़ानदानों से तल्लुक़ रखने वाले शहजादों और शहजादियों की तरह अचानक ओहदे पर नहीं पहुंचाया गया, बल्कि अमेरिका का नायब सदर बनने से पहले उसने 36 साल बतौर सेनेटर काम किया, जिसमें से वो 8 साल तक अमेरिका की जुडिशरी कमेटी का चेयरमैन रहा और 4 साल सेनेट की फॉरेन रिलेशन कमेटी का चेयरमैन रहा। ये तरबियत के मराहल से भी गुजरा। उसने घरेलू तशद्दुद के खिलाफ कानून साजी पर काम किया, असॉल्ट वेपन पर पाबंदी लगवाई। 1994 में उसने औरतों के खिलाफ तशद्दुद के कानून को मुतारिफ करवाया और उसी के लाए गए कानून की वजह से औरतों पर होने वाले तशद्दुद के जराइम में 15 सालों में 60% तक कमी आई अमेरिका में। और मुंशियात का कारोबार कराने वालों के लिए उसने सख्त सजाएं मुतारफ़ कराईं। उसके अलावा जो बाइडेन ने कई हवालों से अपने मुल्क और कौम की बेहतरी पर काम किया। वो 8 साल अमेरिका का नायब सदर रहा और बराक ओबामा ने जो बाइडेन को 787 अरब डॉलर के इकनॉमिक स्टिमुलस पैकेज का इंचार्ज बनाया। 787 अरब डॉलर, लेकिन उसके दामन पर $1 की भी खर्च बढ़ या करप्शन का इल्ज़ाम कोई नहीं लगा सका। 2015 में जब वो अमेरिका का नायब सदर था, तो उसकी ज़िंदगी एक और हौलनाक हादसे से दोचार हो गई। उसका बेटा वो बाइडेन दिमागी कैंसर के बायस हलाक हो गया। उसका बेटा दिमागी बीमारी की वजह से शदीद अलील था, तो उसने अपनी मुलाजमत से इस्तीफ़ा देने का ऐलान कर लिया। जो बाइडेन अमेरिका जैसे मुल्क का नायब सदर था, लेकिन अपने बेटे के ख़ानदान की सरपरस्ती और परवरिश के लिए वो अपना घर बेचने पर मजबूर हो गया। अगर वो चाहता तो उसकी पलकों की एक जंबश से अरबों डॉलर दुनिया इस पर निछावर कर सकती थी, लेकिन यही तो तरक्की याफ्ता मुल्कों का हुस्न है कि अमेरिका जैसे मुल्क का नायब सदर किसी से एक पाई भी गैर कानूनी तौर पर वसूल नहीं की। इस वक्त के सदर बराक ओबामा ने जो बाइडेन को अपना घर फरोख्त करने से रोका और उसकी माली मदद करने की पेशकश की। जो बाइडेन की अंतक सियासी कोशिशों का फल उसको यूँ मिला
کہ اگست 2020 میں ڈیموکریٹک پارٹی نے اس کو اپنے صدارتی امیدوار کے طور پر نامزد کر لیا، لیکن یہ نامزدگی اسے ہماری سیاسی جماعتوں میں پائی جانے والی خاندانی موروثیت، سیاسی عاملیت کے طفیل نہیں ملی، بلکہ اسے صدارتی امیدوار نامزد ہونے سے پہلے اپنی ہی پارٹی میں 28 دیگر امیدواروں کے ساتھ مقابلہ کرنا پڑا، جس میں الزبتھ وارڈ جیسے نامور امریکی سیاستدان شامل ہیں۔ امریکہ کی جمہوریت کا حسن دیکھیں کہ جو بائیڈن 1988 میں بھی صدارتی الیکشن لڑنے کا اعلان کیا تھا، لیکن اسے ایک انتہائی معمولی سے الزام پر صدارتی دوڑ سے باہر نکال دیا گیا تھا۔ وہ الزام یہ تھا کہ اس نے کچھ تقاریر ایسی کی تھیں جن کا کچھ حصہ، صرف کچھ حصہ ایک برطانوی سیاستدان کی تقریروں سے چرایا گیا تھا، جسے پلیجرزم کہتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ پاکستان میں ہم اپنی سیاسی اشرافیہ کے بڑے سے بڑے جھوٹ کو ہضم کر جاتے ہیں۔ ہم پاکستان میں حکمران اشرافیہ پر لگنے والے کرپشن کے بڑے بڑے الزامات آسانی سے نگل جاتے ہیں۔ ہم لوگ اپنے حکمرانوں کے کردار میں پائی جانے والی جھول، منافقت، دھوکہ اور فراڈ تک برداشت کر لیتے ہیں، لیکن امریکہ میں جو بائیڈن کو صرف اتنے سے الزام پر صدارتی دور سے باہر نکال دیا گیا کہ اس نے کسی اور کی تقریر کا کچھ حصہ اپنی تقریروں میں شامل کر لیا تھا۔ یہ ہے امریکی جمہوریت اور اس کا حسن، اور ایک پاکستانی جمہوریت ہے اور پاکستانی جمہوریت کا حسن۔ کہاں جائے گا پاکستان؟ کیا کچھ سیکھ سکتا ہے پاکستان کسی سے کہ نہیں؟ یا کیا ہم اسی آرگومنٹ پر زندگی گزارتے رہیں گے کہ امریکہ کو تو 2800 سال ہو گئے، فلاں ملک کو 400 سال ہو گئے، کیا ہمیں بھی 2800 سال، 400 سال، 300 سال چاہیے ہوں گے ہم اپنے اندر جمہوری اقتدار پیدا کر سکیں گے؟